हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टेलर के प्रिंसिपल्स देखे थे साइंटिफिक थ्योरी के। आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के सिद्धांत, जो हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत। Definition है administrative management theory is the theory in which management is considered a universal process। जो हेनरी फेयोल थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को सार्वभौमिक प्रक्रिया या यूनिवर्सल प्रोसेस कहा था, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाई गई है कि उसमें कैसे प्लानिंग करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, उसे डायरेक्ट करना है और कंट्रोलिंग करना है। इस हिसाब से थ्योरी बनाई गई थी, इसलिए हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को सार्वभौमिक प्रक्रिया या यूनिवर्सल प्रोसेस कहा है। ठीक है, हेनरी फेयोल ने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था, स्पेशलाइजेशन प्रमोट इफिशियंसी ऑफ द वर्कफोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन एडिशन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इंक्रीज देयर एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, उसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, एक ही काम को बार बार करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनकी काम में एक्यूरेसी आएगी, स्पीड बढ़ेगी, काम इफिशियंसी होगा, इस तरीके से होगा, और क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें एक वर्कर है, एक वर्कर है, उसका काम है मशीन को ऑपरेट करना, ऑपरेट करना। ठीक है, ये कंपनी में जो वर्कर मशीन ऑपरेट कर रहा है, उससे क्या कहता है, मतलब हेनरी फेयोल ने उसके अकॉर्डिंग कहा है कि उस व्यक्ति को वही काम को डेली करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। इससे क्या होगा, उस वर्कर्स की काम में क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसलिए उस व्यक्ति को वही काम को बार बार करना चाहिए और उस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए, उस अपने को उस काम में एक स्पेशलिटी लानी चाहिए। ये हेनरी फेयोल ने कहा था। जो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, वो तकनीकी काम, मतलब टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, मतलब जो प्रबंधन होता है, उससे जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पर। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिटिव और स्प्रिट दे क्रॉप्स। ये 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फेयोल के, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पर दिया था। उन्हें कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम का बंटवारा, मतलब कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सभी एम्प्लॉय को बराबर काम, एम्प्लॉय में काम को बराबर तरीके से बांटना। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क इज डिवाइड इन स्मॉल टास्क, जॉब एंड
trained specialist who is component enough to perform that job does each work. ठीक है। पेयोल ने कहा था कि काम को छोटे 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 हिस्सों में बांटा जाता है और हर काम को एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ करता है। जैसे कि एक बैंक ब्रांच है, ठीक है। इस बैंक ब्रांच में फर्स्ट जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, कैश हैंडल कर रहा है। सेकंड एम्प्लॉय जो है अकाउंट ओपन कर रहा है। और थर्ड जो एम्प्लॉय है वो लोन फाइल्स देख रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इसमें काम बढ़ गया। अब कैश हैंडल कौन सा व्यक्ति कर रहा हो, जिसे उसका एक्सपीरियंस हो, उसे उस काम में विशेषज्ञता हो, उस काम को उसने पहले किया हो। अकाउंट ओपन कौन कर रहा होगा, कि उसने पहले अकाउंट ओपन किया हो, उस काम को उसने उसकी ट्रेनिंग ली हो, उसको सीखा हो। और लोन फाइल जो देख रहा होगा जिन्हें वो उस वर्क को किया है। मतलब हर एक काम में जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उस चीज में परफेक्ट है। वही कहा था पेयोल ने कि व्यक्ति को काम को हर व्यक्ति में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और हर काम को एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ, मतलब जिसे उस चीज का एक्सपीरियंस है, वो चीज में स्पेशलिस्ट है, उसे उस काम में उसे उस काम को दिया जाए। ताकि क्या होगा, काम अच्छे से भी होगा और उसकी दक्षता बढ़ेगी, मतलब इफिशियंसी बढ़ेगी, उसमें वो और ज्यादा स्पेशलिस्ट और ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये कहा था हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए और उस काम को उस व्यक्ति को दिया जाए जो उसमें स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसने उस काम को किया हो। यही कहता है हेनरी फेयोल का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार और जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। ठीक है, जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने कहा था कि जो अथॉरिटी है और जो प्रिंसिपल है वो एक ही रोड पे मतलब काम होना चाहिए उसका, मतलब जिसे अथॉरिटी है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। मान लो एक बैंक मैनेजर है, एक बैंक मैनेजर है और उससे बैंक चलानी है। ठीक है, अगर वो अपने स्टाफ को कोई काम देता है, ठीक है, और स्टाफ को काम देता है कि आपको ये काम करना है और उसका स्टाफ वो काम करता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें क्या किया, उसे ऑर्डर दिया। जो स्टाफ है, स्टाफ के एम्प्लॉय है, उसको किया, ऑर्डर दिया। अगर उस काम में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ चीज़ें होती है जो अपने स्टाफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई लोन फाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, अदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन देना किसकी जिम्मेदारी है, उस मैनेजर की ही जिम्मेदारी है। ताकि वो ऑर्डर भी दे और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, मतलब उसको एक अथॉरिटी भी है कि वो अधिकार दे, मतलब अधिकार दे, ऑर्डर दे, और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो उस चीज को प्रॉब्लम आती है तो संभाले। मतलब अगर एक मैनेजर है तो उसे ऑर्डर देने का भी अधिकार है और कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्यूशन देने का भी की जिम्मेदारी भी है। मतलब एक ही इंसान में एक ही इंसान वो होना चाहिए जो अधिकार भी दे सके, अथॉरिटी भी दे, रूल मतलब ऑर्डर भी दे और उस चीज को संभाले भी, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए। ये उसका सेकेंड प्रिंसिपल था हेनरी फेयोल का। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सिंपल है, इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर द नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई बैंक है या जो भी है, ठीक है, और उसमें कोई एम्प्लॉय काम करें तो डिसिप्लिन से करे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, ठीक है, उसे फॉलो करे। मान लो अगर कंपनी की ओपनिंग का टाइम 10 बजे से है, ठीक है, तो एम्प्लॉय का कर्तव्य है, उसका डिसिप्लिन कहता है कि उसे 10 बजे आया जाए।
अगर उन्हें आइडेंटिटी लगाना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो उसे आइडेंटिटी लगा कर आना चाहिए। ये क्या है, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन, उन्हें फॉलो करना चाहिए, हेनरी फयोल का थर्ड प्रिंसिपल कहता है। ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जस्टिस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी। अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षक, स्पष्ट और निष्पक्ष समझौते और दंडों का न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हो, या मिडिल लेवल ऑफिसर्स हो, या लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर हो। सभी के लिए नियम कानून बने होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सभी को अपने अपने नियम कानून, जो लॉ है, रेगुलेशन है, सबको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका माहौल अच्छा रहता है, काम करने का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रिंसिपल था हेनरी फेयोल का। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फेयोल ने कहा है, अकॉर्डिंग टू फेयोल, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, तो हेनरी फेयोल ने कहा था कि हर कर्मचारी के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा क्या, एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, ये इमेज देखिए आप, ये क्या है, ये ये टॉप लेवल ऑफिसर्स है। ठीक है, और ये मिडिल लेवल ऑफिसर्स है, और ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज है। ठीक है, क्या होगा, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं, वो क्या होगा, ये फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स, और जो मिडिल लेवल लेवल के ऑफिसर्स ऑर्डर देंगे वो एम्प्लॉयज करेंगे, मतलब जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं वो उसे फॉलो करेंगे। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कि एक जो कर्मचारी है, जैसे कि अगर इसे बांट दिया जाए कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है या ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एचआर है, फाइनेंस का एचआर, मतलब ऑफिस मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, ये एचआर मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, अब जो एचआर मैनेजर है उसके नीचे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो एचआर में फाइनेंस मैनेजर है उसके नीचे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके नीचे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जिसका जो बॉस है, मतलब अगर ये एचआर मैनेजर है, तो अपने ही एम्प्लॉय को वर्क दे सकता है या हैंडल कर सकता है। अगर एचआर मैनेजर के जो वर्कर्स है उन्हें फाइनेंस मैनेजर का जो फाइनेंस मैनेजर का मैनेजर है, वो अगर एचआर मैनेजर के एम्प्लॉयज को वर्क देता है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो अपने यूनिटी से काम करेंगे, कि आप उनका काम क्या है, एचआर मैनेजर की बात सुनना, ना कि फाइनेंस मैनेजर की बात सुनना। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड के हिसाब से जो एम्प्लॉय उसका एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि वो एक के आदेश फॉलो करके यूनिटी बना सके, काम कर सके। ठीक है, ये इसका फोर्थ प्रिंसिपल कहता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे भ्रम, संघर्ष और कार्यों का दोहराव हो सकता है। हो सकता है कि जो एचआर मैनेजर ने उसको काम बताया हो, वही काम उसको फाइनेंस मैनेजर बता दे, या फिर दोनों की बात सुन के वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाए। इस तरह यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि हर एक एम्प्लॉय का एक ही मैनेजर, एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। All the units of an organization should move toward the same objective through coordinate and focused effort। ठीक है, दिशा की एकता, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, फिफ्थ प्रिंसिपल वो कहता है कि संगठन की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सभी इकाइयां एक ही उद्देश्य की ओर समन्वित और केंद्रित प्रयासों के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मतलब अगर एक बैंक है, ठीक है, अब बैंक में लोन रिकवरी का काम चल रहा है, जैसे कि देख लो, एक बैंक है, इसमें काम चल रहा है,
रिकवरी का, ठीक है। पर बैंक में लोन रिकवरी का काम चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, वही काम की तरफ सब लीड करना चाहिए। जो उसका बैंक का मैनेजर है, उसने ऑर्डर दे दिया कि ये काम हो रहा है, तो सभी को उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगर दूसरा डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो दूसरे रूल्स फॉलो करता है या वो दूसरे लीड देता है, तो क्या होगा, उससे कंफ्यूजन होगा। इसलिए जो अब फिफ्थ प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कहता है कि अगर कोई काम चल रहा है और जिस डायरेक्शन में चल रहा है और जिसने उसको आदेश दे चुका है, उसी यूनिटी से, उसी डायरेक्शन से उस काम को किया जाए। एक ही काम को दूसरे दूसरे लोग, दूसरे दूसरे जैसे मैनेजर्स हो, वो उसको फॉलो ना करे या उसके दूसरे नियम, दूसरे लॉ ना दे। जो काम जिस स्पीड से चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसी वे में उसे चलने दिया जाए, और जो उसे लीड करे उसे ही लीड करने दिया जाए। ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल था। सिक्स्थ प्रिंसिपल है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब व्यक्तिगत हित से सामान्य हित की प्राथमिकता, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। ये कहता है कि संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हित को किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के हित के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। इजी लैंग्वेज में कहा है कि संगठन के हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मान लो कि दो फ्रेंड है, इसकी ये दो फ्रेंड है, ये बैंक में मैनेजर है, ये बैंक में मैनेजर है और इसे लोन चाहिए। दो फ्रेंड है, ये एक बैंक में मैनेजर है और दूसरे को लोन चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये अपने फ्रेंडशिप को देखकर उसे लोन दे देता है, अपने फ्रेंड को लोन दे देता है, और ऐसा है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रूल्स है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी क्या होता है, एक पर्सनल इंटरेस्ट को देखकर जो बैंक मैनेजर है अपने फ्रेंड को लोन दे देता है। वो रेगुलेशन लॉ जो फॉलो होते हैं वो नहीं देखता है, एक पर्सनल इंटरेस्ट देखता है और उसको लोन दे देता है। पर ये प्रिंसिपल कहता है कि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर एक जनरल इंटरेस्ट को हटाकर सब ऑर्डिनेशन मतलब इंडिविजुअल काम ना करते हुए जनरल जनरल इंटरेस्ट को में ध्यान में रखना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि उसका फ्रेंड है तो उसे लोन दिया जाए, उसे इस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि उसके वो उस रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, उसे लोन नहीं देना चाहिए। अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो उसे लोन देगा, और वो जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो वो लोन नहीं देगा, क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वही कहता है ये सिक्स्थ प्रिंसिपल की कर्मचारी के हित से ऊपर रखना चाहिए, मतलब जो मैनेजर है उसे व्यक्तिगत या एम्प्लॉय है उसे व्यक्तिगत हित में काम नहीं करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तो काम करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल से कहे तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना रखते हुए ओनली जनरल इंटरेस्ट रखना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सके, ग्रोथ कर सके। अगर हर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी और ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो सिक्स प्रिंसिपल है हेनरी फोयल का, वो कहता है कि जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचे। अगर जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, और ज्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है। ये सिक्स्थ प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन, मतलब वेतन या परिश्रम, ठीक है।
ये प्रिंसिपल कहता है द ओवरऑल पे एंड compensation should be fair to both employees and the organization। ठीक है, ये कहता है कि कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन और मुआवजा दोनों के लिए कर्मचारी और संगठन के लिए उचित होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉय है। तो ये रूल्स प्रिंसिपल करता है कि जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, मतलब जो भी वेतन मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो कर्मचारी मतलब जो एम्प्लॉय है और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सैलरी बहुत कम है, ये उचित नहीं है। अगर आपकी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस हिसाब से उसे वेतन दिया जाए, उस एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए। अगर वो व्यक्ति मंथली अपने टारगेट पूरा कर रहा है, अगर अच्छा टारगेट पूरा करेगा तो क्या होगा, कंपनी अच्छी चलेगी। उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार या उसका जो काम है, उसे देखते हुए और ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन है, वो कितना ग्रोथ कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उन दोनों को देखते हुए, दोनों को का बैलेंस बनाते हुए उस एम्प्लॉय को, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहिए। ठीक है, कर्मचारी को ऐसे वेतन मिलना चाहिए जिससे वे एक अच्छा जीवन स्तर बना रख सके, और वेतन संगठन की भुगतान क्षमता के भीतर होना चाहिए। मतलब उसको सैलरी ऐसी ही देना चाहिए ताकि वो भी संतुष्ट रह सके, और जो संगठन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो इफिशियंसी है, जिस प्रकार से वो दे सकती है, जितना वो कर सकती है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी उस व्यक्ति को या उस एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहिए। ये इसका 7th जो प्रिंसिपल है वो कहता है। ठीक है, सिंपल से कहे तो बस इतना है कि जो कर्मचारी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का बैलेंस बनाकर ही उसको एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहिए, कि वो कितना वर्क कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कर रही है, उन दोनों को मिलाकर ही उस एम्प्लॉय को सैलरी दी जानी चाहिए। ठीक है, एट्थ प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decision making authority with some where it's dispersed among more than one person is decentralization। ठीक है, जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है, उसका मतलब है कि, मतलब केंद्रीकरण का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति का कुछ लोगों के पास संकेंद्रित होता है, मतलब उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस चीज को डिसीजन ले सके या ऑर्डर दे सके। मतलब सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक बॉस होता है। ठीक है, ये जो बॉस है, ये क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर है, ये क्या करेगा, ये ऑर्डर देगा। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो टॉप लेवल का ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, किसको देंगे, जो उसके नीचे वाले मैनेजर होते हैं उसको देगा। फिर मैनेजर क्या करेगा, वहाँ के जो एम्प्लॉयज है उसको उसको ऑर्डर देगा। ये क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे ये बॉस है, इसके 3 मैनेजर्स है। ठीक है, अब 3 मैनेजर्स में मैनेजर को भी इतना हक होता है या अथॉरिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करे, ऑर्डर दे सके, या फिर डायरेक्ट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, जो सेंट्रलाइजेशन होता है उससे निर्णय लेने की शक्ति का कुछ लोगों के पास ही केंद्रित होता है। जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें कोई एक व्यक्ति ही उस ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, निर्णय लेने की शक्ति का कई लोगों के पास वितरण होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब जो एम्प्लॉयज है वो भी निर्णय ले सकते हैं, जो मैनेजर है वो भी डिसीजन ले सकते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी डिसीजन ले सकते हैं। और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को संचालित कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब सेंट्रलाइजेशन में कोई एक ही करेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन में सभी लोग
उस कंपनी में ऑर्डर दे सकते हैं या काम कर सकते हैं या संचालित कर सकते हैं। ठीक है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग होता है, कोई कंपनी में ऐसा हो सकता है कि वहाँ सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट या ऑफिसर्स ऑर्डर दे, और कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं या एक दूसरे का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, जो नाइन्थ प्रिंसिपल है वो स्केलर चेन मतलब पदानुक्रम श्रृंखला। स्केलर चेन मतलब द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन superiors and subordinates from the highest to the lowest rank in no as a scalar chain। ठीक है, स्केलर चेन का मतलब है उच्चतम से लेकर निम्नतम स्तर तक अधिकारी और अधीनस्थों के बीच अधिकार और संचार की औपचारिकता रेखा होना चाहिए। इस चयन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में एक ही स्तर पर कार्यरत कर्मचारी गैंगप्लैंक के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब है जो स्केलर चयन है मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स है, और ये क्या है, ये मिडिल लेवल के हैं और ये लोअर लेवल के हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है स्केलर चयन, ये पहले इनको ऑर्डर देंगे फिर ये इनको ऑर्डर देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इनके नीचे कोई इम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ये उनको ऑर्डर देंगे। और एक स्केलर चल बनना चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, और अगर उनके अंदर भी कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो उनको ऑर्डर देंगे। ये स्केलर चल बनना चाहिए। हेनरी फेयोल का कौन सा 9वां प्रिंसिपल था, पदानुक्रम में मतलब वो चैन स्टेप बाय स्टेप कवर होनी चाहिए, हेनरी फेयोल ने कहा था। बशर्त अगर कोई आपातकालीन स्थिति या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो जाता है या किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, किसका एक्सीडेंट हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है, ठीक है, कोई भी अगर ऐसा केस होता है तो क्या होता है वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाता है। फिर भी क्या होता है ये पहले सबसे पहले जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स है वो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को बताएंगे, तो फिर मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स है वो टॉप लेवल ऑफिसर्स को बताएंगे। मतलब हर चीज चीज श्रृंखला में मतलब स्केलर चेन के रूप में होगी। अगर कोई ऑर्डर भी देना है तो क्रम वाइज होगा, और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो क्या होगा एक क्रम के हिसाब से होगा। बीच में से मतलब आप कहे कि डायरेक्ट जो सीईओ है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात नहीं करते हैं, एक स्केलर चेन के फॉर्म में ही वार्तालाप होती है या ऑर्डर होते हैं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसका ये 9th प्रिंसिपल था। जो 10th प्रिंसिपल है व्यवस्था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयर पीपल एंड मटेरियल शुड बी ए सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, फेयर के अनुसार लोगों और सामग्रियों को उचित स्थान पर और सही समय पर होना चाहिए ताकि अधिकतम दक्षता प्राप्त हो सके। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ कहाँ बैठता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कहाँ बैठता है, आपको ये चीज़ें पता होती है। मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि जो ये इस साइड है यहाँ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें जैसे यहाँ पर एचआर मैनेजर, ठीक है, यहाँ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, बैठते हैं। अब आपको बात करनी है एचआर मैनेजर से। ठीक है, अगर आपको एचआर मैनेजर से बात करनी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जाएंगे सीधे एचआर मैनेजर के रूम में। फिर अगर वो आपको वहां नहीं मिलते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे उन्हें ढूंढने लगेंगे। इसलिए क्या ढूंढने से अच्छा है उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया कि एक हर चीज की एक व्यवस्था होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए ताकि वो उसी स्थान पर मिले।
अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजर बैठा है तो अपनी ही सीट पे बैठा रहे, आपको वही मिले जहाँ उसकी सीट है, जहाँ उसको बैठना चाहिए। एक व्यवस्था होना चाहिए हर चीज की। ऐसा नहीं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय आ रहा है या वो मैनेजर आ रहा है, किसी दिन कहीं बैठ रहा है, किसी दिन कहीं बैठ रहा है, उससे क्या होगा, एम्प्लॉय को बात करने में भी तकलीफ होगी, उनको ढूंढने में दिक्कत होगी, पहले उसे ढूंढा जाएगा, फिर बात किया जाएगा। इसलिए हेनरी फेयोल ने कहा है कि एक हर चीज का, किसी सामग्री को रखने का या किसी डिपार्टमेंट मैनेजर को बैठने का, हर चीज का एक क्रम होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर चीज, हर व्यक्ति का एक निर्देश की सभी को अपने व्यवस्थित जगह पर होना चाहिए। क्या होगा, उससे होगा कि किसी को ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी, हमें पता होगा कि वो चीज वहां पर है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, उस चीज के लिए डायरेक्ट वहीं जाएंगे जहां पर वो होती है। अगर आपको कोई चीजों की जरूरत है, आपको पता है कि वो स्टाफ रूम में रखा हुआ है, आप डायरेक्ट स्टाफ रूम में जाएंगे। आपको पता है कि आपको मैनेजर से काम है, एचआर मैनेजर से काम है, आप डायरेक्ट उसके कक्ष में जाएंगे, आप उसके रूम में जाएंगे, आपको उससे काम है, और आप उसको वहीं ढूंढते फिर रहेंगे। या फिर कोई बात करना है तो आप उसको, आप दूसरे से पूछेंगे कि आपको मैनेजर सर दिखे, या फिर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आप दूसरे से पूछेंगे कि आपने ये चीज़ देखी। इससे अच्छा ये है कि आप हर चीज़ को एक व्यवस्था में बनाए रखें। आपका एक कक्ष है, जो मैनेजर बैठा है वो कक्ष अलग रखा जाए, जहाँ सामग्री रखनी है वो कक्ष अलग रखा जाए। उससे क्या होगा, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, समय भी बचेगा, और जो काम करने का जो टाइम है वो भी बचेगा। उससे क्या होगा, इफिशियंसी आएगी। ठीक है, काम में क्या इफिशियंसी आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही कहता है हेनरी फेयोल का 10th प्रिंसिपल। देखिए, आज हमने 10 प्रिंसिपल्स देखे हेनरी फेयोल के, बिल्कुल इजी थे, और मैं आपको नॉर्मल वे में समझाया भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा 10 प्रिंसिपल। नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल बच गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल में से 10 प्रिंसिपल किए थे, 4 प्रिंसिपल को आज कंटिन्यू करेंगे। जिसमें 10th हमने देखा था ऑर्डर, व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि सभी को, कोई सामान हो ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई एम्प्लॉय हो या मैनेजर हो, सबका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, 11th नंबर है, ये है न्याय और समानता, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सभी एक ही पोस्ट पर है, तो सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, इक्विटी, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible। ठीक है, इक्विटी में फेयोल भाई साहब ने कहा था, सभी कर्मचारी के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है। मतलब जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके साथ निष्पक्षता मतलब न्याय का व्यवहार, और मतलब न्याय का व्यवहार करने के लिए अच्छी समझ होना चाहिए। हर मैनेजर में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करा, उसमें एक ऐसी समानता होना चाहिए ताकि वो सभी एम्प्लॉय को बराबर नजर से देखे, सभी के साथ समान व्यवहार करे। द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फ्रॉम ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलो। ठीक है, वो कहते हैं ताकि उन्हें संभवतः सबसे निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जा सके। मतलब जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ क्या हो, निष्पक्ष तरीके का व्यवहार होना चाहिए। किसी भी संगठन का कार्य वातावरण सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सभी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो उनमें से जितने लोग मतलब टारगेट को पूरा करें, सभी के साथ वही व्यवहार किया जाए। अगर सबको प्रमोशन देना है, सभी को प्रमोशन दिया जाए जितने लोग ने टारगेट को पूरा किया है। ठीक है, टारगेट अपना गोल अचीव किया है। और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अत्यधिक प्रिय या सजा का पात्र नहीं होना चाहिए। मान लो ये एक कंपनी है, ये कंपनी, इसमें ये एक एम्प्लॉय है। ठीक है, और ये एक एम्प्लॉय है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, उसका एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय। ठीक है, अब दोनों को समान टारगेट मिला था और दोनों ने समान टारगेट पूरा किया है। ठीक है, अब दोनों ने समान टारगेट पूरा किया है, मान लो 10। ठीक है,
दोनों ने समान टारगेट पूरा किया है। तो इक्विटी, फयोल भाई साहब को मानना था कि अगर उन्होंने दोनों ने समान टारगेट दिया गया और दोनों ने समान टारगेट को पूरा किया तो दोनों को प्रमोशन देना है तो दोनों को दिया जाए, और कोई बोनस मिलता है, कोई इंसेंटिव मिलता है तो दोनों को दिया जाना चाहिए, ना कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। दोनों को इक्विटी बनाए रखना चाहिए, दोनों को समान व्यवहार मिलना चाहिए, दोनों को समान सम्मान मिलना चाहिए। फेयोल का ये 11th जो इक्विटी प्रिंसिपल है उसका कहना था। ठीक है। ट्वेल्थ प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, नौकरी की स्थिरता। मतलब अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे एक स्थिर पोस्ट दी जानी चाहिए कि आप इस पोस्ट पे हैं, आप उसका बार बार मतलब ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये कहता है पेयोल का 12वां प्रिंसिपल। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय टर्न ओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइज इफिशियंसी। जो 12 प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टर्नल ऑफ पर्सनल, वो कहता है कि कर्मचारी परिवर्तन मतलब जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसको न्यूनतम करना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए। उन्हें अगर प्रमोशन देना है, उनका ट्रांसफर करना है तो हर कितने महीने में कम से कम 5-6 मंथ या 1 साल का गैप होना चाहिए। मंथली आप मंथली अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा। और किसी भी इंसान को या किसी एम्प्लॉय को एक ही चीज में स्पेशलिस्ट बनाना है तो उसका जो टर्न ओवर है वो कम करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए, ना कि मैक्सिमम। ठीक है। ताकि संगठन की दक्षता बनी रहे, मतलब जो इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बनी रहेगी। कर्मचारी का चयन और नियुक्ति एक सख्त प्रक्रिया के बाद की जानी चाहिए। मतलब किसी ने ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा किया है, ठीक है, उसे प्रमोशन दिया जाए। उसके बाद अगर उसे प्रमोशन मिला है किसी पोस्ट के लिए तो उस पोस्ट पे कम से कम उसको 1 से 2 साल तक क्या रहा के लिए रखा जाए, ताकि क्या हो जिस पोस्ट पे वो है अभी उसे उसका अच्छे से अनुभव हो सके, उसका अच्छा एक्सपीरियंस ले सके, ताकि वो और आगे जाके अच्छी पोस्ट पे जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और अच्छा कर सके। और अगर एम्प्लॉय एक ही पोस्ट पे अच्छी देर रहेगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होंगे, तो उसका क्या होगा, मन स्थिर रहेगा और वो अच्छा करने की सोचेगा। जैसे एम्प्लॉय है, ठीक है, ये कैशियर है, ठीक है, ये एम्प्लॉय कैशियर है। तो क्या होता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है हर थोड़ी थोड़े दिन बाद, मतलब 1 मंथ ले लो, 2 मंथ ले लो, 15 दिन ले लो, ठीक है, इतने दिन में उसका ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। और उसका बार बार ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वो एक ही चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा, उससे क्या होगा, चीजें हर थोड़े दिन में छोड़नी पड़ेगी, तो क्या है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय को स्टेबल रखना चाहिए, कम से कम 1 से 2 मंथ के लिए। या फिर अगर उसे प्रमोशन देना है तो प्रमोशन के लिए उसको ऐसी पोस्ट पे दी जाए ताकि जिसका उसको अनुभव हो सके और एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है। ये इसका 12th प्रिंसिपल था। 13 प्रिंसिपल देखते हैं। इनिशिएटिव, ठीक है, मतलब पहल करना। सिंपल है, वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स इन इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, कर्मचारी को अपनी सुधारात्मक योजना को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, योजनाओं को विकसित, मतलब जो प्लान चल रहा है, ठीक है, उसे विकसित करने का और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप बोलिए। ठीक है। क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम चल रहा है, कोई चीज की प्लानिंग हो रही है, उसमें जो कर्मचारी है और वो कुछ बोलते हैं और कुछ मान रखते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कुछ प्लान सजेशन देते हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। उनसे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारी भी सुनी गई ऑर्गेनाइजेशन में, हमें भी बोलना चाहिए। उनका एक प्रोत्साहन बढ़ता है, उनके अंदर मोटिवेट होते हैं और अंदर से उनकी अच्छी भावनाएं आती है कि नहीं हमें बोलना चाहिए, हम बोलेंगे, हमारा सजेशन यहाँ पर सुना जाता है। ठीक है। प्रयास का मतलब है स्वयं प्रेरणा से पहला कदम उठाना, इसका मतलब है योजना बनाना और उसे लागू करना। मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो बोल सके और उस चीज को लागू कर सके। मतलब खुद से एक कोई प्लान बनाया जाए, उसको खुद ऑर्गेनाइज करे, उसको खुद कंट्रोल करे,
उसमें क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उनको लीड करने का वो मोटिवेशन आएगा, वो जनता को या पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी में हो, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को बोलने दिया जाना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, और जो रूल्स या जो भी प्लानिंग वो देते हैं उनका सजेशन मानना चाहिए। ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल है। स्प्रिट दे क्रॉप्स, दल भावना या स्प्रिट, टीम स्प्रिट, या बोले तो टीम भावना। ठीक है, टीम भावना होनी चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15-20 लोग काम कर 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एम्प्लॉय को एक टीम बना के काम करना चाहिए। मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये वर्कर्स है, ठीक है, ये वर्कर्स हैं। अगर सभी एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं, सभी का गोल एक ही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना गोल अचीव करना है, तो क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है और जितने वर्कर्स है, सभी को क्या करना चाहिए, एक टीम बना के काम करना चाहिए। अगर टीम बना के काम करेंगे तो क्या होगा, उनका गोल अच्छे जल्दी से अचीव होगा, टाइम से पहले हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी एमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, प्रबंधन के कर्मचारियों के बीच टीम भावना, एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी कर्मचारियों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को प्रोत्साहित करना, ताकि वे मिलकर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो सके। मतलब ये जो फेयोल का 14 प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सबको एक टीम बन के काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सामंजस्य है वो बनता है। ठीक है, इससे क्या होगा, और उनको उत्साह आएगा कि वो काम को कर पाए, जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। अगर अलग अलग काम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा, अगर होगा तो लेट होगा, और सब मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे तरीके से भी होगा, टाइम से पहले भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कल 10 प्रिंसिपल देखे थे फेयोल के, आज 4 प्रिंसिपल देखे, रिपीट करते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट क्या देखे थे हमने, डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर्स एंड ऑर्डर। ठीक है, 10 प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हमने ये 4 प्रिंसिपल देखा। इक्विटी मतलब समान का व्यवहार, मतलब समानता का व्यवहार, हर एम्प्लॉय के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब हर इंसान को उसका ट्रांसफर या उनका जो टर्न ओवर है वो मिनिमम करना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, पहल पहल करना, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जो काम हो रहा है और एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय को बोलने का मौका देना चाहिए। अगर कोई कोई सजेशन देता है, कोई रूल्स फॉलो करता है या कोई प्लान बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या होता है, उसे बोलने दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, तो एम्प्लॉय है वो और मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव कर पाएंगे। फोर्थ है स्प्लिट द क्रॉप्स, मतलब टीम भावना होना चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं तो जो 20 लोग हैं सब मिलके साथ में काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो काम की इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल हमने, 14 प्रिंसिपल फेयोर के थे। देखिए, इस टॉपिक में जब हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किए थे, इसमें हमने क्या क्या देखा है, हमने थ्योरीज देखी, और थ्योरीज के अंदर हमने ये मतलब प्रिंसिपल्स पढ़े। थ्योरी में हमने फर्स्ट क्या देखा था,
ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हमने मैनेजमेंट थॉट के स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है, फर्स्ट हमने कौन सी देखी थी? क्लासिकल थ्योरी देखी थी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट देखा था साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखा, तो किसने दिया था? सेकंड देखे थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और थर्ड देखे थे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी दिया था टेलर ने 1911 में। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, वो किसने दिया? फेयोल ने 1916 में। और थर्ड हमने क्या देखे थे? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, वो किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था 1922 में। ठीक है, तो हमने जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें 3 थ्योरी पढ़े थे, और उन 3 थ्योरी में हमने जो साइंटिफिक थ्योरी थी, थर्ड ब्यूरोक्रेटिक है ना, तो ब्यूरोक्रेटिक और साइंटिफिक थ्योरी में हमने कितने फेयोल के 4 प्रिंसिपल्स देखे थे। उसके बाद यहाँ पर हमने 14 प्रिंसिपल देखे फेयोल के, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ब्यूरोक्रेटिक देखे थे। ठीक है, ये 3 थ्योरी यहाँ पर हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने देखे थे नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, सेकंड हमने नियो क्लासिकल थ्योरी देखे थे। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी हमने 2 थ्योरी पढ़े थे। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और सेकंड देखे थे बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, ये 2 थ्योरी हमने देखे थे। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया था? एल्टन मायो ने दिया था। और जो बिहेवियर थ्योरी है, ठीक है, ये दिया था फॉलेट ने। ठीक है, ये 2 थ्योरी हमने पढ़े थे नियो क्लासिकल थ्योरीज में। उसके बाद हमने देखे मॉडर्न थ्योरी। इसमें हमने फर्स्ट देखा था डिसीजन थ्योरी, जिसे क्वांटिटेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड देखा सिस्टम थ्योरी, और थर्ड देखे थे हमने कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट थ्योरी थी डिसीजन थ्योरी, जिसे क्वांटिटेटिव थ्योरी कहा जाता है, वो हर्बर्ट सिमोन ने दी थी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी दी थी लुडिंग वॉन ने दिया था। और कंटिजेंसी थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दिया था? लॉर्ड्स और लॉरेंस ने दिया था। ये 3 थ्योरी हमने पढ़े, डिसीजन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, मतलब हमने क्लासिकल थ्योरी भी कवर कर लिया, नियो क्लासिकल भी हो गया, और मॉडर्न थ्योरी भी हो गया। ये यूनिट, ये अच्छे वाले टॉपिक थे। और एक टॉपिक इसमें बचा जो रिसेंट ट्रेंड और फ्यूचर चैलेंज, ये एक टॉपिक बचा जिसे हम कल कवर करेंगे। आज एक जो चैप्टर था या जो टॉपिक था थ्योरीज वाला, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक और टॉपिक बचा है, कौन सा? फ्यूचर ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड और फ्यूचर चैलेंज, जिसे हम कल कवर करेंगे। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो टॉपिक था वो छोटा था, यहाँ पर थ्योरीज आज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करते हैं क्लास।